देखा जाए तो 17 तारीख के पेपर में एक खबर आती है दैनिक जागरण या अन्य भी पेपरों से कि हमारे भारत के 12 12 जो है नवयुवकों की जो है जान चली जाती है रूस और यूक्रेन की युद्ध में। अगर देखा जाए तो ये जो जाने गई हैं ये सब जो है छलावे में धोखे से युद्ध अगर हो चलिए ठीक अपने देश के लिए जो है जो हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दर्द है जो एक तकलीफ़ है कि दूसरे देश में ले जा कर के और अपने ही देश के लोग जिस तरीके से अंग्रेज के लोग यहाँ पर आए तो यहाँ के अपने ही लोगों से जो है मिले और अपने ही लोग प्रताड़ित करते थे अपने भारतीयों को और हमारा देश गुलाम हो गया। और आज के माहौल में हो रहा कि यहीं के लोग जो है इस तरीके से लोगों को बहला फुसला करके रूस में यूक्रेन में ले जा रहे हैं और ले जाते हैं कुछ और काम के लिए और जो है वहाँ पर भिड़वा देते हैं लड़ाई में। तो ऐसे में आजमगढ़ के जो है ये राकेश यादव जी हैं हमारे बीच में, जबकि आजमगढ़ से कम 9-10 लोग गए हैं और ऐसे में केवल एक ये पहले व्यक्ति हैं जो कि बेचारे सही सलामत चले आए हैं। माता पिता का आशीर्वाद रहा, इनकी पत्नी का सहयोग रहा। हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये वीडियो हमारा दिखाने का एक ही मकसद है कि जो भी हमारे देश के भारतीय जो है बच्चे जो भी नवयुवक बचे हैं वहाँ पर देश में विदेश में रूस में फंसे हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि उनका परिवार किस तरीके से तड़प रहा है। एक परिवार का दर्द आपके परिवार से अगर कोई जाता है 2-4 घंटे अगर लेट होता है तो क्या दर्द होता है, तो आप समझ सकते हैं जिनका बच्चा, जिनका पति, जिनका भाई वहाँ पर गया हुआ है तो उस परिवार की क्या दशा होगी। हम इनसे थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर इनके साथ साथ क्या क्या हुआ। पहले क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राकेश यादव है जी। जो मैं ग्राम भीमसेनपुर थाना रानी की सराय का निवासी हूँ। जी। तो जो कि मैं रसिया गया था गार्ड की नौकरी के लिए। जी। एजेंटों ने मुझे गार्ड की नौकरी, तो वहाँ पर जाने के बाद हमें इंडियन आर्मी में भर्ती कर लिया गया। जी। उसके बाद इंडियन आर्मी में भर्ती करने के बाद जो कि हमें यूक्रेन युद्ध में भेज दिया गया जी। लड़ने के लिए। जी। तो जब हम वहाँ पर लड़ रहे थे तो हमें ग्रेनाइट बम से चोटें आई हैं, जो कि उसके बाद जब हमें चोटें आई तो हमें हॉस्पिटल में फिर भेज दिया गया। हॉस्पिटल भेजने के बाद 1 से 2 नहीं 7 हॉस्पिटल में हमें ट्रांसफ़र किया गया था। उसके बाद में जब 7 हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया तब जाकर धीरे धीरे हमारा घाव भरने लगा। जो छर्रा उसमें पड़ा हुआ था वो छर्रा उन्होंने नहीं निकाला और बस ऊपर से मलहम पट्टी वो कर देते थे। अगर देखा जाए तो मतलब इलाज भी अच्छे तरीके से वहाँ पे करते नहीं, इलाज भी अच्छे तरीके से नहीं होता था वहाँ पर। बस इंजेक्शन लगाते थे कि घाव जल्द से जल्द भर जाए और दोबारा उनको फिर युद्ध में भेज दिया जाए। अच्छा अच्छा। जी। मतलब यही था कि इनको किसी तरीके से तैयार किया जाए और भेजा जाए जो वहाँ पर। जी, वहाँ पे जल्द से जल्द मतलब जो इंजेक्शन होता है, जो हार्ड इंजेक्शन होता है वही लगाते थे कि घाव जल्द से जल्द भर जाए, उसके बाद में फिर युद्ध में भेज दिया जाए। जी। तो उसके बाद में जब हमारा घाव धीरे धीरे भरने लगा और गोली तो उसी में पड़ी हुई थी। उसके बाद में जब हम विदेश मंत्रालय में फ़ोन किए थे, एम्बेसी में फ़ोन किए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप घबराइए मत, अब आप जल्द ही इंडिया जाने वाले हो। तो उसके बाद हमने बोला ठीक है सर। तो जब हमने बात किया था तो जब हमारे कमांडर आए तो हम कमांडर से बोले। अच्छा, जो कमांडर था वो इंडियन ही था या रशियन ही था? नहीं, वो रसिया था, रसियन का कमांडर था। तो ये बताइए वो भाषा कैसे आप समझ पाते थे उनकी, वो क्या कहते थे? जैसे हम लोग मोबाइल में ट्रांसलेट करते थे, तब मोबाइल हमारे पास थी। तो मोबाइल में अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो रसिया में लिखेगा और वो रसिया में बोलते हैं तो हिंदी में हमें ट्रांसलेट होता था। अच्छा अच्छा। तो उसी प्रकार से हम लोग जानते थे। और थोड़ा बहुत रसिया भाषा भी हमें आ जाती है, आ गई थी वहाँ पे रहते रहते। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप लड़ाई में नहीं जाओगे, अब आप इंडिया जा रहे हो। तब जाकर हमारी जान में जान आई कि अब हम इंडिया जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में हम अक्टूबर में हम इंडिया आए हैं। जी जी। अच्छा, जब यहाँ से आप गए हैं तो वहाँ पर जब आप पहुँचे हैं तो आपको तुरंत क्या आदेश दिया गया, किस तरीके से आपको कैसे पता चला कि हम कहाँ आए हैं कैसे? जैसे जब हम यहाँ से गए थे तो जब हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा गया था
तो हमने पूछा इसमें क्या लिखा हुआ है, जो रसिया भाषा में लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप जिस नौकरी के लिए आए हो वही नौकरी है। तो हमने बोला कि हम तो गार्ड की नौकरी के लिए आए हैं। तो उन्होंने मुँह से कहा बोला कि हाँ, आप एक गार्ड की नौकरी के लिए ही जो पेपर है वही तैयार किया जा रहा है। जी। तो उसके बाद में फिर वही हमें 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। ट्रेनिंग में क्या सिखाते थे? ट्रेनिंग में वही बम कैसे फेंका जाता था, रॉकेट कैसे चलाते थे, ग्रेनाइट बम कैसे फेंकते हैं और AK-12 कैसे चलाते हैं। मतलब तरह तरह की वहाँ पर मिस हुआ थे, जो बंदूकें थीं तरह तरह की थी कि जो सिखाया जाता था उसका नाम मुझे नहीं पता अच्छा, है। क्या जैसे ट्रेनिंग के दौरान आपको इस समझ में आया कि हम गलत जगह करके फंस गए, या कब आपको पता चला कि हम गलत जगह फंस गए? नहीं, जब हमें ट्रेनिंग दी जा रही थी तो उन्होंने बताया था कि आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो हमें ये नहीं पता था कि हम गलत जगह आ गए हैं। अच्छा, तब तक आपको नहीं पता तब था? तक नहीं हमें पता था, क्योंकि वो पहले ही बता दिए थे कि ये आपके मतलब बचाव के लिए आपको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है। बाय द वे आप पे अटैक हुआ, नहीं बाय द वे कुछ हुआ, तो आप अपने बचाव के लिए कैसे क्या करेंगे? तो हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। तब हम लोगों ने 15 दिन की ट्रेनिंग हमारी चली। जब हम 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब यूक्रेन जाने लगे, तब हमें पता चला कि हम लोगों ने गलत कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है। तो उसके बाद में तब वहाँ जाने के बाद हमें 1 से 2 महीने तक वहाँ पर बंकर का काम करवाएं। और जो बंकर मतलब मिट्टी खुदवाते थे? हाँ, मिट्टी खुदवा कर, जो गड्ढा खुदवा कर घर बनवाते हैं, वही काम करवाए थे। हाँ, उसके बाद में जंगल से जो लकड़ी काट कर लाना और बंकर बनाना, यही सब काम हम लोगों का था। वहाँ पर गाड़ी लोड करना, तब तक तो 2-3 महीने तो ठीक था। उसके बाद तो में क्या वहाँ पर भी कुछ अटैक होता था जहाँ बंकर आप बनाते थे? वहाँ पर ड्रोन अटैक होता था। तो जब वो ड्रोन अटैक कभी काल होता था तो पता चल जाता था कि तब कमांडर हमें बता देते थे कि ड्रोन आ रहा है। तो उसके बाद में तब तक जब ड्रोन आता था तो फायरिंग चालू हो जाती थी। अच्छा, इधर से? हाँ, तो हम लोगों को भी पता चल जाता था कि यूक्रेनियन ड्रोन आया है। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में जब ड्रोन आते थे तो वही हथियार हम लोगों को चलाने के लिए मिलता था कि ड्रोन को मारकर नीचे गिरा दिया जाए। तो उसके बाद में फिर वहाँ पर 1-2 महीने काम करने के बाद फिर हमें पता चला कि आप लोग यूक्रेन में लड़ने के लिए जा रहे हो। अच्छा। तो उसके बाद में जो कि डायरेक्ट ले लीजिए, चार्ज खत्म हो। चलिए। तब हमें पता चला कि आप लोगों को जो हमारा अकाउंट खोला गया था उसमें हम लोग जब साइन किए थे तो हमें 7 लाख रुपए मिला था। तो हम एक रसिया का जो सोल्जर था, हमने उनसे पूछा भी था कि ये जो 7 लाख रुपए हम लोग जब साइन किए थे तो हमें मिला था। तो उन्होंने कहा था कि आपको 5 से 7 लाख रुपए में बेच बेच दिया गया है। अच्छा। तो ये मैं एक पहले न्यूज़ वाले भैया आए थे, मैं उनको भी बताया था कि हम लोगों को 5 से 7 लाख रुपए में बेच दिया गया था। तो वो भी पैसा आपको यहाँ घर परिवार को नहीं, वो जो पैसा हम लोगों को 5 से 7 लाख रुपए आए थे, वो भी हमारे घर पे सिर्फ 40,000 रुपये भेजे थे। मतलब दिलासा देने के लिए कि हम आपका पैसा आपके घर भेज रहे हैं। तो इसी बीच में हमसे जो सुमित भाई हैं, वो वीडियो भी बनाए थे कि आप अपने ATM आप हमें दीजिए। आप ये कहकर वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप कहिए कि मैं अपने स्वेच्छा अनुसार ATM आपको दे रहा हूँ और सुमित भाई मेरा पैसा निकाल कर मेरे घर भेजेंगे। तो उसके बाद में जब हमें यूक्रेन भेजा गया तो उसके बाद में हमें रात में लेकर यूक्रेन गए थे। हमें पता नहीं चल रहा था कि हम लोग किस तरफ से जा रहे हैं। तो उसके बाद में जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो विनोद भाई पहले से ही पहुँचे थे, जो पहले हमें पूछे थे कि आप रसिया चलोगे। तो उनको भी तो एक जरिया बनाया गया था, फंसाया थे जो सुमित थे और दुष्यंत।
उनको भी एक जरिया मुहरा बनाए थे। तो अच्छा, जो सुमित और दुष्यंत थे, क्या वो भी वहाँ रहते थे, क्या वो दिल्ली में ही बैठे हैं? नहीं, जो सुमित थे वो दिल्ली में रहते थे। तो जैसे कि जब किसी भी लड़कों को लेकर जाते थे रसिया में, तो यहाँ से वो वीज़ा दे देते थे और रिसीव करने के लिए वो वहीं पर जाते थे। बाकी दुष्यंत का तो रसिया में होटल चलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में जब मैंने उनसे ये बात कही तो उन्होंने बताया कि आपको 5 से 7 लाख रुपए में बेच दिया गया है। तो उसके बाद में जो 40,000 रुपये भेजे हैं, उसके बाद में एक पैसे भी नहीं भेजे हैं वो लोग। तो जब हम यूक्रेन में गए वहाँ पे, तो तब तक रॉकेट एक आया और बगल में गिरा, सारे लोग सो गए, साइड में गिर गए। मैंने बोला अरे यार हम लोग कहाँ चले आए हैं? तो विनोद भाई और धीरेंद्र भाई बताएं कि हम लोग बहुत बुरी स्थिति से फंस चुके हैं। अच्छा अच्छा। तो तब आपको लगा कि हम बहुत गलत जगह आ गए हैं? तब विनोद भाई बताएं कि जो हमारे खास लोग थे, हमने उन्हीं को लेकर यहाँ पर आया हूँ। और वो रोने लगे। अच्छा, विनोद भाई। तो उसके बाद में जब 2-4 दिन रहे हम लोग वहाँ पर, तो उसके बाद में एक बंकर में हमें 3 दिन अकेले ही छोड़ दिए थे। जो कि ग्रेनाइट बम और जो AK-12 था उसको लेकर हम अकेले 3 दिन बिना खाए पानी पिए उसी में पड़े रहे। उसी बंकर में? उसी बंकर में कोई नहीं आता था वहाँ पर। अकेले रहते थे? अकेले रहते थे। उसके बाद तीसरे दिन के बाद एक सोल्जर आया और मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। उसके बाद में अगर मेरा नाम नहीं लेता तो मैं उसे भी गोली मार देता। अच्छा, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता था कौन हित है कौन दुश्मन वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग तो इंडियन थे। हम लोगों को क्या पता कि कौन रसिया है कौन यूक्रेन वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो वर्दी तो सबका एक ही था, हम लोगों को कोई पता ही नहीं था। उसके बाद में जब उन्होंने कहा, जब मेरा नाम लिया, तब मैंने बोला यस ब्रात। तो उन्होंने कहा कि दवाई तो मतलब दवाई का मतलब होता है चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। तो उसके बाद में मैं उसके साथ चला गया, तब जाकर मैं अपने साथियों से मिला। उसके बाद मिलने के बाद दूसरे ही दिन उन्होंने कहा कि एक सोल्जर मतलब चोटिल हो गया है, उसका पैर ग्रेनाइट से उड़ गया है, उसको वापस लाना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग जब उसको ला रहे थे, हम लोग 8 लोग थे, जिसमें जो कमांडर था वो उसको पहले ही पता चल गया था कि अटैक होने वाला है। उसके बाद में जब अटैक होने वाला उसको पता चल गया तो वो पहले ही भाग गया था। भागने के बाद जो हम 7 लोग बचे थे, सब लोग इधर उधर भागने लगे। हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि किधर भागना है, बस यही पता था जिधर से हम लोग आए हैं उधर ही भाग कर जाएंगे। तो उसके बाद में हम लोगों को ड्रोन अटैक से चोटें भी आई हम लोगों के। उसके बाद में जब हमें चोट लगी, तो जैसे आपने कहा कि जिधर से आए उधर भागना, तो आप लोगों को कैसे ले गए थे? गाड़ी से ले गए थे? कितनी दूरी रही होगी जहाँ से आपको ले गए थे? जैसे कि हमें वहाँ पे 3 घंटे का रास्ता था। अच्छा, किस चीज़ से उसके ले गए थे? बस या? नहीं, ये जो छोटी वाली गाड़ी होती हैं, अच्छा अच्छा। उसी गाड़ी में लेकर गए मतलब थे। एक इशारा था कि जिधर से गाड़ी आई उधर ही हम लोग चले। हाँ, तो नहीं तो वहाँ से जब गाड़ी छोड़कर गई थी तो हम लोगों को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। तो उसके बाद में हम लोगों को यही पता था कि हम लोग जिधर से जा रहे हैं बस उधर ही भागेंगे हम लोग, जो भी कुछ होगा तो उधर ही भागेंगे। तो ये पता चल जाए कि हम लोग रसिया में ही भाग रहे हैं। तो उसके बाद में जब चोटें हमें लगी तो 2 दिन बाद हमें हॉस्पिटल भेजा गया। उसके बाद में जब हम हॉस्पिटल आए तो हमें 5 से 7 हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया। ट्रांसफ़र करने के बाद हमें एक जो कि चचन्या बरदोई है, वहाँ पर भेजा गया। तो वहाँ पर हमसे काम भी करवाते थे और हॉस्पिटल में इलाज भी होता था। बस सर, मतलब आपका इलाज भी चल रहा और काम भी करवाते थे? और काम भी, जैसे कि गेट पर खड़ा हो जाते थे वही गाड़ी उड़ी चेक करने के लिए। अच्छा। और जो ये घास काटने वाली मशीन आती थी घास काटने के लिए, और यही सब काम करवाते थे। मतलब वो वसूल लेते थे, जितने दवा करवाते थे उतना काम करा के हाँ, वसूल लेते थे। उसी बीच में जो कि वहाँ की जो सरकार है हमें 30 लाख रुपए भी दी थी, जो हमारे अकाउंट में आया था।
उसके हमारे पास प्रूफ भी हैं। उसके बाद में हमें दुष्यंत से बात भी हुई थी कि भैया हमारे अकाउंट में 30 लाख रुपए आए हैं, तो हमारे घर पर कैसे पैसे पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप मत घबराइए, मैं पैसे निकाल ले रहा हूं और सुमित भाई से बोल दे रहा हूं कि आपके घर आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है भैया। उसके बाद में जब से वो 30 लाख रुपए मेरे निकाल लिए, तब से मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए उन्होंने, दुष्यंत भाई। और उसके बाद में तब से वो उससे हमारी कभी बातें भी नहीं हुई। आपको दुष्यंत भाई बोल रहे हैं, लेकिन तो ऐसे तो लोग हमारे देश के कसाई लोग हैं कि ऐसे ऐसे जुआओं को ले जाकर के ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसे भारतीयों को, जो है क्या कहा जाए। वहाँ पर तो अपना होटल चला रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और इनका जो 30 लाख रुपए था वो भी, क्या इसके लिए आपने एप्लीकेशन दिया हुआ? नहीं, मैं कहीं एप्लीकेशन नहीं दिया हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे और भी साथी हैं। क्योंकि पैसा ही बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। क्योंकि मेरे वहाँ पर मैं सोचा कि अगर मैं थाने पे जाकर उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दे रहा हूँ, तो पता चले कि मेरे और भाई वहाँ पर फंस न जाएं। इसी को भारतीय संस्कृति के कि मानवता की प्रतीक हैं। मतलब अपने पैसे के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हैं कि जो हमारे साथी हैं वो सही सलामत अपने इंडिया आ जाएं, उनकी जो भी है सही खबरें आ जाएं, इसके लिए ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो है लोग ऐसा ना करें। जो भी अगर उन तक वीडियो जाता है दुष्यंत तक, तो जितने भी लोगों को ले गए हैं, हमारी उनसे गुहार है उनको यहाँ पर पहुँचाएँ जल्द से जल्द, क्योंकि आपका ये फ़र्ज़ बनता है। वो परिवार अभी 1-2 अजहरुद्दीन है, उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जी, वो भी मिसिंग में है। आपके साथ में ही थे? नहीं, वो दूसरे ग्रुप में गए थे। जैसे हमारे ग्रुप में विनोद भाई थे, धीरेंद्र भाई, कन्हैया भाई। एक सवाल भैया, आप बात कर रहे हैं, ये कन्हैया भाई एक्सपायर हुए तो आपको पता चला था? नहीं, ये जो वहाँ जिस हॉस्पिटल से इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जब भी आपको वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे ही हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, अदर हॉस्पिटल में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके बाद उनसे हमारी बातें नहीं हुई। क्या आप आए हैं परिवार से कभी मिलने? हाँ, उनके परिवार से मैं मिलने भी गया था। कन्हैया के? जी, उनके परिवार से मैं मिलने भी गया था। और कुछ लोग फंसे हुए हैं। एक योगेंद्र भाई हैं जो जिनका आपने नाम लिया, को हमारी जान बचाए थे, खोजापुर कहाँ के हैं? जी, देखिए योगेंद्र भाई और अरविंद भाई, धीरेंद्र भाई, ये जैसे कुछ पल तीनों लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि वो मेरे भगवान हैं, क्योंकि उन लोगों ने ही मेरी जान बचाई है। कैसे जान बचाया? जो है घायल होने के बाद कैसे, क्या मतलब? जैसे कि मैं उसी बीच सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, वहाँ पर जो कि फिर मेरे घर पे मेरे बच्चों परिवार का याद आ जाता था, तो मैं बंदूक हटा लेता था कि अगर मैं सुसाइड कर ले रहा हूँ तो फिर मेरा परिवार का क्या हाल होगा। इसीलिए मैं हटा लेता था। फिर एक बार ग्रेनाइट बम से हम लोग मतलब सुसाइड करने की कोशिश की, तो धीरेंद्र भाई ने बचा लिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा मत करो, हम जल्द ही इंडिया जाएंगे, और जो भी इंडिया सबसे पहले जाएगा वो सरकार से यही गुहार लगाएगा कि जितने भी हमारे भाई फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस बुला लिया जाए। अगर हमारी सरकार जल्दबाजी करे तो लोगों की जान बच सकती है। अगर जल्दबाजी नहीं करेगी तो उनकी डेड बॉडी ही आएगी। जी, मतलब जितने भी लोग गए। जी। तो कहीं से देखिए बहुत बड़ी बात है, जैसा कि बता रहे हैं भैया कि इनके साथियों ने ये सुसाइड, यानी कि आप ये सोचते थे कि किल्लत भरी ज़िंदगी, मतलब कब बिना भूखे पेट सोना, तो उससे आप मतलब एकदम से टूट चुके थे कि अब ज़िंदगी नहीं बचेगी। जैसे कि ये तो हम लोगों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था, और हम लोग सोचे कि इस ज़िंदगी से तो मरना ही बेहतर है, कम से कम आसान मौत तो मिल जाएगी। जी। तो क्या उसमें सुनने में आता था कि यूक्रेन वाले अगर बंधक बना लेते थे तो कुछ लोग बताते थे कहाँ क्या करते हैं दुर्दशा वहाँ पर? जैसे कि अब उनके ऊपर है कि क्या करेंगे वो लोग, तुरंत गोली मार देंगे या आपको पकड़कर जेल में डाल देंगे, ये कोई कहा नहीं जा सकता था। तो जब आप वहाँ युद्ध में गए, तो जब बम की बारिश होती थी उस समय क्या क्या बातें दिमाग में आती थी? जो है यही दिमाग में बातें आती थी कि हम लोग किस काम के लिए आए थे और कहाँ पर फंस गए हैं, किस तरीके से हम लोगों को यहाँ से कैसे निकले जाएं,
कि या किधर भी भाग रहे हैं, तो फिर पता चला कि हम लोग कहीं यूक्रेन में नहीं भाग कर चले जाएं। जी। हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता चल मतलब पता ही नहीं चल रहा था हम किस रास्ते में चले जाएंगे, यूक्रेन में जी। जाएंगे तो भी मारे जाएंगे। या उधर जाएंगे तभी मारे जाएंगे, इधर आएंगे तभी मारे जाएंगे, क्योंकि जब तक आपकी बटालियन है आप बात कर सकते हो तभी तो आपको पहचानेगी। अगर आप बात भी नहीं कर सकते हो तो कैसे पहचानेगी, आपको गोली भी मार सकते हैं। जी जी जी। जी। मतलब वहाँ पर जब बम की आवाज़ आती थी, कोई मिसाइल गिरता था, तो दिल धड़क जाता रहा होगा कि अब जो है ज़िंदगी नहीं बचेगी। जैसे जब आकर रॉकेट गिरता था तो जिस बंकर में हम लोग रहते थे उसमें मिट्टियाँ गिरने लगती थी और पूरा बंकर ही हिल जाता था। अच्छा, मतलब धरती हिल जाती पूरी धरती ही हिल जाती थी उसमें। थी। तो ये लगता था कि अब हम लोग बच कर नहीं जाएंगे अच्छा, वापस। जो भी था सब वो जहाज़ से गिराते थे बम? नहीं, जैसे कि बस सिर्फ सूं की आवाज़ आती थी, अब किधर से आकर गिरती थी ये नहीं पता चलता ये था। नहीं पता था। जी। तो क्या बंदूक से भी फायर करते थे वो लोग जो थे यूक्रेन नहीं, वाले? बंदूक से तो बहुत कम, सबसे ज़्यादा हवाई ही फायरिंग होती थी, जी, जी। या ड्रोन अटैक होता था या मिसाइल आकर गिरती थी। ये 24 घंटा ही गिरती थी, कोई नहीं, बस अगर आधा घंटा 1 घंटा बंद हो गया तो हो गया, नहीं तो 24 घंटा ही गिरती रहती थी। जी, जी, जी। हाँ जी। रात में नींद उद कैसे आती थी? तो रात में मैं 11 दिन था, 11 दिन भी नहीं सोया था वहाँ पर। अच्छा, अच्छा, हाँ, बंकर में? बंकर में नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमेशा मिसाइल आकर गिरती थी, ड्रोन अटैक होता था, तो कोई भी जो भी वहाँ रहता तो कोई नहीं सो पाता था। तो क्या उस बीच जो है घर परिवार से बातें हो पाती थी? नहीं, उस समय हम लोगों का मोबाइल जो है, जैसे कि कमांडर रख लेते थे, पासपोर्ट हम लोगों का रख लेते थे, जो नहीं देते थे उनका छीन लेते थे वो लोग। अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा, उसी 11 दिन के बीच में आपको जो है मतलब ये आता था कि हम अपनी आत्महत्या कर लें? जी। और जो कि 11 दिन मानकर चलिए कि बहुत मौत की जिल्लत थी वो। मौत की जगह मतलब कि आज भी अगर सोचते होंगे तो रूह काँप जाती होगी उसमें। कभी काल तो मुझे नींद भी नहीं आती है। यहाँ पर अगर भी जी, जी। जैसे कि अगर मैं सो रहा हूँ, कुछ भी आवाज़ आती है, मैं तुरंत उठ जाता हूँ कि क्या हुआ? फिर मैं सोचता हूँ कि अरे मैं तो घर पे ही हूँ। घर पे ही हूँ। अच्छा, नींद में लगता है कि मैं यूक्रेन में ही, आज भी वो डर मतलब कि दिल दिमाग में बसा हुआ है? वो जब याद करता हूँ तो हमेशा लगता है कि अभी मैं वहीं पर हूँ। अगर रात में सोता हूँ तो कभी-कभी सपना वहाँ का ही देख लेता हूँ, जी। तो पता चलता है कि अरे मैं तो घर पे था तो यहाँ पर कैसे चला आया, और नींद टूटने के बाद फिर नींद ही नहीं लगती है। जी, जी। वहाँ का सबसे डरावना, सबसे भयानक पल कौन-सा था? कौन-सा दृश्य वहाँ का याद आता है? वहाँ पर जैसे कि जब हम लोग उसको बचा रहे थे, जो रसिया का था कमांडर, जी। उसको बचा रहे थे, जब हम लोग चारों तरफ से घिर गए थे जी। कि अब बचकर निकलना नामुमकिन है, जी। वही ज़्यादा याद आता है। जी, उस समय क्या वो लोग घिरे थे जो यूक्रेन वाले? नहीं, हम लोगों को ऊपर से जो यहाँ पर जो ड्रोन नहीं होता है, उसी से हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया था। चारों तरफ से मतलब जहाज़ें थी? वो हाँ, जहाज़ें? नहीं जहाज़ें नहीं, वो ड्रोन होता है। ड्रोन एक अलग किता का होता है। जी। तो उसके बाद में अगर उससे घेर लिया गया तो आप जिस ग्रुप में भागोगे तो उस पे ज़्यादा अटैक करेंगे। अगर एक लोग भागते हैं तो कम मानकर चलिए कि 95% आप बच सकते हो। नहीं भी बच सकते हो, बच भी सकते अच्छा, हो। उनकी साइज़ क्या दिखती थी कि हाँ, वो सामने दिख रहा है जो ड्रोन? वो ड्रोन जो हम लोग ग्रेनाइट बम साथ में लेकर घूमते थे, वही ग्रेनाइट उसमें बाँधा रहता था। अच्छा, उसमें। किसी में लॉन्चर बाँधा होता था, एक बहुत मिसाइल की तरह रहती है वो, छोटी सी मिसाइल रहती थी, वो लॉन्चर होता है, वो भी बाँधा रहता था उसमें, जिस पर अटैक कर दे वो कहानी ख़त्म हो जाता था उसका। अच्छा, अच्छा। वो मतलब ऑटोमेटिक मशीन ही है, उसमें व्यक्ति नहीं रहते थे? नहीं, नहीं, उसमें मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अ, ये जो रिमोट से वो चलाया जाता अच्छा, है। रिमोट से? हाँ। वहाँ से बैठ कर के कैमरे में कोई बस वो अपना देखते रहते हैं कि कौन किधर से आ रहा है, जैसे शादियों में नहीं होता है, जी। उसी तरह वो ड्रोन होते हैं। अच्छा, जब साथी को बचा रहे थे, उसमें से भाग रहे थे, कभी ऐसा लगा कि आप यहाँ भाग रहे हैं, उधर सामने बम गिर गया हो? तो जैसे जब हम लोग भाग रहे थे तो हमारे पीछे जब ग्रेनाइट बम गिरा तो हम नीचे ही गिर गए थे ज़मीन पे। तो उसके बाद में जो योगेंद्र भाई हैं वो बोले, राकेश भाई आप ठीक हो ना? तो हमने बोला कि भैया हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो उसके बाद में हम उठे तो फिर पीछे हम मतलब हाथ से टो रहे थे कि मेरा शरीर पे कहीं चोट तो नहीं लगा, और कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उसके बाद में जब हम लोग आगे भाग रहे थे तब तक अचानक एक रॉकेट आकर गिरा हम लोगों के बगल में ही। तो उसके बाद में हम लोग, एक गड्ढा था उसी में हम लोग जाकर छिप गए थे। अच्छा, अच्छा।
तो उसके बाद में फिर कुछ समय बाद फिर कमांडर आया, फिर हम लोगों को लेकर गया। अच्छा, कमांडर आया लेकर के, हाँ। तब ले जाकर के हॉस्पिटल में करते हैं। तो ये देखिए भैया, इतनी वहाँ की संघर्ष, इतनी दर्द भरी कहानी है जो एजेंटी को चक्कर में ले जाकर के युवाओं को फंसा रहे हैं, और बहुत ही दुखद बात है। और इसमें जो है भैया को लाने में जो है अपने देश में, अपने भारत सकुशल लौट आने में इनकी पत्नी अर्धांगिनी, जिन्हें कहा जाता है आधा अंग है, इन्होंने अपने सुहाग को जो है बचाने के लिए बहुत ही मेहनत किया। हम इनसे थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। बीच में आपको जैसे जब ये घर से गए तो कितने दिन बाद पता चला कि हमारे पति वहाँ पर फंस गए हैं गलत जगह? 3 से 4 महीने बाद। अच्छा, 3-4 महीने बाद जो है। जी जी। बीच में बातें बराबर होती थी? बीच में पहले जब मतलब यहाँ पहले कहीं और रखे थे तो वहाँ बात होती थी। जी। जब वहाँ सुदोहा लेके चले गए तब बात नहीं होती थी। बात नहीं होती थी? नहीं। तो जाने से पहले कुछ बोले थे कि हम वहाँ जा रहे हैं, बातें नहीं होंगी? हाँ, जाने से पहले मतलब 1 दिन पहले बात हुई थी, तो बोले कि अब हमको वार में मतलब ले जा रहे हैं, घबराना मत, वहाँ मतलब मोबाइल लोग ले लेते हैं, बात नहीं हो पाएगी, तो घबराना मत। तो आपको लगा कि लड़ाई पे ले जा रहे हैं हमारे पति को? हाँ, उस समय तो हमें बहुत डर लग रहा था, हमारे बच्चे भी रोने लगे। जी। जब यहाँ से गए, जब बताए कि ये बताएं कि मतलब इस काम में हमको लाया रख लिए हैं लोग, तभी से हमारे बच्चे रोना स्टार्ट कर दिए और बोले पापा चले आइए आप, एक काम मत करिए। जी जी। तो ये बोले कि ठीक है हम आ जाएंगे जल्दी। बच्चे उन लोगों को समझाते थे। अच्छा अच्छा। और हमेशा हमारे शरीर में डर हमेशा लगी रहती थी कि हाँ कब मेरे पति सही सलामत घर वापस आ जाएं। जी जी। हाँ, बस मैं हमेशा यही कहती थी मेरे पति जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं। जी जी। हाँ। देखिए जो है, ये जो दिन होगा अगर देखा जाए तो बहुत ही दुखद बात थी कि बातें नहीं हो पाती थी, कुछ मैसेज वैसेज भी नहीं आ पाता था। कुछ नहीं। जब वहाँ से 11-12 दिन तो एकदम बात ही नहीं हो पाई। जी। और जब इनको चोट लगा तो 3 दिन तो इनको बंकर में ही अकेले छोड़ दिया गया था। जी। वहाँ पे मतलब कोई नहीं था, अकेले लस्त पस्त खून से पड़े हुए थे। फिर कोई गया होगा तो इनके तीसरे दिन बाद मतलब हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ मतलब 7 हॉस्पिटल मतलब ट्रांसफ़र हुआ, 8वें हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया। जी। तब वहाँ से मतलब ये हमें मैसेज बस बोल के भेजे थे कि हाँ मैं ठीक हूँ, घबराना मत। जी। बस यही मैसेज इनका आया था। तो फिर ये मैसेज के दूसरे दिन बाद हमारी इनसे बात हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, दूसरे दिन बात हुई तो मतलब तब भी ये नहीं बताया कि मतलब हमको चोट लगा है। फिर उसके अगले दिन हमें मतलब घबराने की वजह से कि आपको बताते नहीं थे अपना हाँ दर्द? हाँ, कि मतलब छोटे बच्चे हैं, अगर कुछ होगा दिक्कत परेशानी तो कैसे अकेले क्या करेगी, इसीलिए नहीं बताते थे हमको। कभी ऐसा भी कहते थे जैसा इन्होंने अभी बताया कि हम कई बार सुसाइड करने के लिए सोचे थे, कभी आपसे कहते थे कि अब दिल नहीं कर रहा हमारा जीने का, आपसे कभी कुछ? नहीं, बताए थे कि मतलब अब तो ये दिल कर रहा कि हम खुद अपने आप को कुछ कर लें। जी। तो मैं बोलती थी कि नहीं, अगर आप कर लीजिएगा तो हमारा कौन है देखने वाला यहाँ पे, जी। आप ऐसा मत करिएगा, हम कहीं भी कुछ भी हो जाएगा। मैं इनसे ये भी बोलती थी कि अगर हमें भी बिकना पड़ेगा हम आपको मंगवा लेंगे, आप सही सलामत आइएगा, आप ऐसा कुछ मत करिएगा, आपको हम सही सलामत इंडिया लाएंगे। जी। हाँ, मतलब आप बस यही सब कह करके समझाती हाँ, थी? मैं ये सब बात इनको समझाती थी कि आप कभी ऐसा कदम मत उठाइएगा। जी जी। हाँ। इनकी बातों से भैया आपको कितना हौसला मिलता था जब ये कहती थी कि हम कुछ भी करके आपको लाएंगे? जैसे अगर कोई आपको हौसला दे रहा है तो आपको ताकत मिलती थी। जी जी। जी। और जो कि तब मेरा साहस भी बढ़ जाता था कि चलो, जब मेरी पत्नी मुझे इतना दिलासा दे रही है तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। जी जी। जी। तो उसमें बीच में जो है कोई दिन ऐसा फ़ोन से बात हुआ हो कि आपको भी डर लगता रहा हो कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ अनहोनी होगी, कुछ ऐसा होता था? हाँ, एक दिन मतलब अचानक से जब ये अस्पताल में एडमिट थे तो वहाँ भी तो लोग एडमिट क्या मैं बोलूँ, वहाँ पे भी काम करवाते थे। जी। हाँ, वहाँ पे मतलब जैसे जो भी छोटा मोटा एक घास फूस का काम वो भी करवाते थे। मशीन से कटवाई जाती थी तो बोलते थे कि हाथ में दर्द हो रहा, नहीं काटा जा रहा है। जी। तो मैं बोलती थी ठीक है, आप थोड़ा रेस्ट करके मतलब करिएगा, देख लीजिए अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप बैठ जाइए। जी जी। तो फिर उसके बाद अचानक से बताए कि
अब हमें फिर से जाना होगा। अच्छा, लड़ाई में फिर जाना होगा। हाँ, जाना होगा। तो फिर एकदम मेरे दिल में घबराहट होने लगी कि भगवान, एक तो अभी चोट लगी है, सही नहीं हुआ है, और फिर से वापस से ले जा रहे हैं लोग लड़ाई में। तो ये हमसे बोले, तो फिर वहाँ से इनको भी रोना आने लगा, मैं भी रोने लगी घर पे कि भगवान अब मैं क्या करूँ, अब फिर से ले जा रहे हैं, बात नहीं हो पाएगी और मैं कहाँ कैसे क्या बताऊंगी। अगर कोई भी किसी अधिकारी कर्मचारी के पास जाऊंगी तो पूछेगा कि कहाँ पे हैं, लोकेशन या कुछ भी बताऊंगी तभी तो कुछ करेगा। तो फिर उसके बाद मतलब कैसे कैसे करके तो फिर मतलब मना कर दिए कि नहीं, आपको नहीं। जब ये मोदी जी गए थे वहाँ पे, तब वही मतलब थोड़ा उनका भी हेल्प मिला था कि मतलब जैसे कि बोले थे कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द वापस कर दिया जाए। तो उसी मतलब वही सब ये दिखा करके जो इनके कमांडर थे उनसे थोड़ा बात किए, तो वही कमांडर मतलब बड़े अधिकारी जो वहाँ के थे तो उनसे बात किए, तो उन्होंने मतलब मना किया कि अच्छा ठीक है, अब इनको नहीं ले जाया जाए वार में। जी। एक जो पति पत्नी का होता है एक अलग ही रिश्ता होता है, जो 7 जन्मों को जैसा भैया बता रहे कि 11 दिन तक ये सोए नहीं, तो आपको घर पर जब आप सोती थी आपको नींद आ जाती थी या कैसे क्या? जब से यहाँ से गए थे, जो है कि यहाँ से 13 जनवरी को गए थे 2024 में, तब से ही मेरी नींद खत्म हो गई थी। हाँ, तब से हमें शरीर में, क्योंकि हम लोग 10-12 साल हो गया, हम लोग इकट्ठा ही रहते थे, कहीं मतलब आना जाना नहीं इनका था। कहीं भी दिन भर काम करते थे, शाम को अपने परिवार में आ जाते थे। तो जब वहाँ पे हो गए तब से हमारी नींद ही खत्म हो गई। सोती थी जैसे हमें लगता था कि हमारे दिल में कोई चोर है। हाँ, मेरे बच्चे भी ऐसे सोते थे, मैं भी ऐसे। बाहर जाने के लिए क्या आपने कहा था या खुद से बोले थे कि मैं बाहर जाऊंगा, घर द्वार बनवाऊंगा, बच्चों की शादी करूंगा? आपके कहने से गए थे या खुद अपने विचार से गए थे? नहीं, देखिए भैया, मैं खुद भी नहीं कह सकती हूँ और उनकी भी मजबूरी है। हमारे पास यही हमारा घर है, यही सामने ही है, इसी में हम लोग रहते हैं। ना हमारे पास उतना खेत है, ना उतना का, बस वही 1-2 बिस्सा होगा, तो हम लोग 4 लोग हैं, तो उसमें क्या होगा? और कुछ भी नहीं, बस वही खाने कमाने वाले हम लोग हैं। तो इनके मतलब लगा कि अभी घर भी नहीं है, हमारी बच्ची 8-10-12 साल की हो गई, एक बेटा है, अगर हम उसके लिए नहीं कुछ करेंगे, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। तो अपना यही कुल सोच करके गए थे, मजबूरी हमारी थी कि मजबूरी में अपने गए थे, खुशी से नहीं वहाँ गए थे। मतलब कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती कि हम पति से अलग हों। तो क्या अगर जो है आगे फिर जो अगर कभी सोचे कि हम बाहर परदेश कमाना जाएं अथवा, फिर आप जाने देंगी या फिर घर पे ही साथ बिताने का इरादा है? नहीं, अब तो अगर ऐसे जाएंगे, ऐसे कोई लिवा जाएगा तो मैं तो नहीं जाने दूंगी। नहीं, हम लोग यहीं नमक रोटी खा के ही बिता लेंगे, गरीबी ही बिता लेंगे, लेकिन तो मैं ऐसे हाल में अपने पति को नहीं छोड़ सकती हूँ। धन है ऐसी भारत की नारियां जो है, जैसे कि तमाम गीत गाने भी बनते हैं कि हम फटही लुगरी पहन लेंगे, मड़ई में बिता लेंगे, लेकिन हम परदेश नहीं जाने देंगे। लेकिन कहीं न कहीं पेट पर्दा चलाने के लिए जो महंगाई के दौर पर जो लोगों की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बेरोजगारी है, इसकी वजह से जाते हैं ऐसे जुआ, और ऐसे लोग जो है जा कर के फंस जाते हैं और ऐसे ही मुसीबत आ जाती है कि मौत और ज़िंदगी के बीच में लोग झूलने लगते हैं। तो सबसे पहला कदम आपने क्या उठाया था इनको जैसे लाने के लिए? सबसे पहले आप कहाँ गए? सबसे पहले तो जैसे जब इनसे हमारी बात हुई तो एम्बेसी के बारे में हमें पता चला इनसे, तो मैं एम्बेसी में एप्लीकेशन डाली थी। एम्बेसी में जैसे सबसे पहले कदम आपने कहाँ किससे मिला? अपने प्रधान से मिला या थाने गए, कैसे क्या? नहीं, हम कहीं थाने होने कहीं नहीं गए हैं, ये डायरेक्ट हमसे बोले। और हमारे दीदी का लड़का था, तो मैं उनसे बोली कि बाबू एम्बेसी में आप एप्लीकेशन छोड़ दीजिए। अच्छा। तो बोले मतलब पूछे किस लिए? हम के उनको लाने के लिए, अपने मौसा को लाने के लिए, और यहाँ छोड़ दीजिए। तो बोले ठीक है। एप्लीकेशन जो है डाकघर पे ही डालना पड़ता है, कैसे क्या? नहीं, मोबाइल से ईमेल मैं करवाती थी उनसे। अच्छा, मोबाइल से? हाँ, मोबाइल से। वो मतलब एम्बेसी में और यहाँ विदेश मंत्रालय में, और राहुल गांधी के यहाँ भी किए थे, और जहाँ जहाँ मतलब केजरीवाल है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सांसद, सबके यहाँ मैं करवाती थी। अच्छा। कि कहीं ना कहीं से मेरे पति को मतलब रिहाई मिल जाए। उसमें किसी से बातें भी होती थी?
नहीं, किसी से हमारी बात नहीं हुई थी। जी, जी। केवल जैसे मोबाइल से आप लोग जो है मैसेज भिजवाते थे, तो हाँ, फिर जैसे कुछ लगता था कि हमें काम कर रहे हैं तो उधर से कुछ रिएक्शन हो रहा है, कुछ बातें हाँ, हो। उधर से 2 बार आया, एम्बेसी से 2 बार आया था। अच्छा, फ़ोन आपके नंबर पे आया था? नहीं, फ़ोन यहाँ से मैं की थी। जैसे अच्छा। होता है ना कि वहाँ से भी लोग मैसेज जैसे जिस नंबर से गया था उसी नंबर पे वो लोग भी ईमेल किए थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, हुँ। कि मतलब हो रही है कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, जल्द से जल्द उनको रिहा कर दिया जाए। जी, 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 जी। हाँ। तो अच्छा, जो जिनके परिवार फँसे हुए हैं, उनको नहीं ढेर सारी जानकारियाँ हैं, तो वो लोग भी अगर अपने परिवार को बुलवाना चाहें, तो उन लोगों को पहले जो है इसी तरीके से मोबाइल से करवाना होगा, तो उसके लिए क्या-क्या प्रक्रिया करनी होगी? उसका कुछ नाम है या कैसे केवल एम्बेसी पे बोलेंगे, कैसे क्या करेंगे? कुछ उनको बताएँगे आप? नहीं, उसमें तो मोबाइल में तो देखिए सब ऑप्शन दिया रहता है। जी। गूगल से सर्च करके या प्ले स्टोर से लोड करके वो लोग मतलब अपना चाहे वहाँ विदेश मंत्रालय में करना हो जी। या प्रधानमंत्री के यहाँ या मुख्यमंत्री के यहाँ जी। या एम्बेसी में, तो मतलब वो जैसे पोर्टल होता है तो वो खुल जाता है, तो अपने आप मतलब जो भी समस्या आप लिख करके जी। उस पे डाल सकती हैं। आजकल लोग जो महिलाएं हैं घर में ही रहती हैं, ये सारी जानकारियां नहीं होती हैं, तो आपने इतना जो कदम उठाए तो इसमें जो है कहीं न कहीं से पति आपको बाहर आने जाने की जो भी छूट देते थे, आज उसी का नतीजा है। हाँ, तो हमारे पति का सब चीज़ में सपोर्ट है, पढ़ाई लिखाई में भी सपोर्ट करते अच्छा, हैं। पढ़ाते लिखाते भी आपको हैं। हाँ, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, हमें पढ़ाते भी हैं जी। और बाहर जाने के लिए मैं ब्लॉक में थोड़ा एक छोटा सा काम करती हूँ जी। समूह का, उसमें भी मतलब हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं। जी। अच्छा, जैसे आप बाहर आती जाती थी, आपको लगा कि अगर हम आज बाहर नहीं आते जाते थे, सारी जानकारी हमको नहीं होती? नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। जी। पहले तो हमें ऐसा था कि अगर कोई आजमगढ़ में ले जाके छोड़ दे, हुँ। मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन तो हमारे पति इतना हमें सशक्त बना दिए हैं जी। कि हमें कहीं भी छोड़ दिया जाएगा तो हम अपने घर वापस चले आएँगे। जी, जी, जी। हाँ। आपको वापस आने में भैया आपकी पत्नी का कितना हाथ है? देखिए, मेरे पत्नी का पूरा हाथ है, जी। क्योंकि अगर कोई भी पति हो, अगर अपनी पत्नी को छूट दे हुँ। कि आप सही रास्ते पे चलिए, जी। तो अब उनकी पत्नी उनको कहीं से भी लड़कर वापस ले आ सकती है। जी। जी। तो कहीं न कहीं से हम ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ लोगों को छूट मिलती है तो उसका दुरुपयोग करते हैं। तो और लोग एक चीज़ भैया मैं और कहना चाहती जी, हूँ, जी। अपने प्रधानमंत्री से और विदेश मंत्रालय से हुँ। और मुख्यमंत्री जी से कि ये जो एजेंट लोग हैं, हुँ। सबको धांधली से ले जाके फंसा दे रहे हैं, सबका पैसा खा जा रहे हैं जी। और वहाँ उनको कैसे कार्य करवाया जा रहा है कुछ पता नहीं, मार के करवाते हैं कि गाली दे के करवाते हैं। जी, जी, जी। ऐसा भी होता था कि लात घूंसा भी चला देते थे। जी, जी। बहुत कष्ट झेल के लोग आए हैं। जी। तो मैं यही कहूँगी कि उन लोगों की सीबीआई जाँच हो और उन लोगों को मतलब पकड़ के हुँ। और ऐसी कार्रवाई हो तो हाँ, फिर किसी के साथ ऐसा ना करें। ऐसा ना करें। उनको क्योंकि सलाखों के पीछे डाल दिया जाए पकड़ के, जी। ताकि वो लोग दोबारा से किसी बहन का, किसी माँ का, किसी भाई का, किसी के साथ वो धोखाधड़ी ना कर पाएँ। जी। और इसकी मैं यही माँग करती हूँ कि इसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए जी, जी, जी। और जो हमारा हक है, वो हमारा हक दिलवाया जाए और जो हमारे भारतीय भाई फँसे हुए हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द रिहाई वहाँ से वहाँ करा से दिया जाए। जी, जी, जी। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। तो इसी तरीके से जो भी भारतीय फँसे हैं, हम भारत सरकार से हम भी जो है आग्रह करते हैं कि उन सभी एजेंटों के ऊपर जाँच हो और जितने भी भारतीय भाई हैं इसी तरीके से अगर प्रयास करेंगे, उनका परिवार प्रयास करेगा तो उनका भी परिवार यहाँ पर आ सकता है। हाँ, इसमें हिम्मत और साहस की ज़रूरत है। अगर ये साहस को छोड़ दिए होते, अगर इन्होंने अपनी हिम्मत को छोड़ दिया होता, तो आज ये खुशियाँ वापस नहीं आती जो है। तो कहीं न कहीं से इनका घर परिवार बस गया है और इसी तरीके से जो भी लोग माता-पिता, पत्नी इंतज़ार कर रहे हैं, उनका भी परिवार वापस आ जाए, हम लोगों का दिखाने का एक ही मकसद होता है। और जो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वीडियो शेयर करने से कितने घरों का जो है फ़ायदा हो सकता है, किसी की माँग बच सकती है, किसी की गोद बच सकती है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।